हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ्स प्लस बाय सीपी सर में मैं चंद्र प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम 6 to 10। ओके, जो प्रॉब्लम शीट आपको दी गई है, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के बाद आप हमारे साथ बने रहिए उसका सॉल्यूशन देखने में। तो कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज हम जो अप्लाई होंगे उन प्रॉब्लम में, और ये देखेंगे कि कैसे सीखना है, कैसे सोचना है हमें IIT JEE एडवांस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं वही कहना चाहूंगा कि प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। और भी कोई आपका दोस्त हो जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। नॉलेज देखिए, जितना शेयर करते हैं उतना ही बढ़ती है, राइट? तो शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए प्रॉब्लम उन लोगों के साथ। जब आप दो दोस्त मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं उसको, तो यकीन मानिए आप उसमें बहुत ज्यादा सीखते हैं। बेहतर सीखने का यही एक तरीका है। और मैथमेटिक्स में याद रखो बच्चों, जितना आप खुद सोचोगे, खुद से सॉल्व करना सीखोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। ओके, और JEE एडवांस के लिए जैसा मैंने बताया, आपको एनालिटिकल एबिलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए, सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए आप न्यू प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना सीखिए, नई नई प्रॉब्लम फेस करिए रोज। जो 5 प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, वैसे तो हमने शीट डाल दी है, आप एक साथ डाउनलोड करके और काफी प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि डेली 5 प्रॉब्लम ये वाली आप अटेम्प्ट करें अपनी प्रिपरेशन के साथ। जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करें ही करें, राइट? उसके साथ ये एडिशनल 5 प्रॉब्लम और ले, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन 6 to 10 प्रॉब्लम्स का। आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए JEE मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 6 देखो क्या है। T1, T2, T3 up to Tn are term of a sequence satisfying this. Tn plus 1 is equal to 1 minus 1 plus Tn divided by 1 minus Tn. It is also given that T1 is 2017 and that is true for all natural number greater than equal to 1. Okay. In other words, simply you can write n belongs to n के लिए ये सारी बात ट्रू है। कैलकुलेट आपको करना है T 2007 कितना होगा, और ऑप्शन अगर आप देखें तो पाएंगे कि ऑप्शन 2017 की फॉर्म में, मतलब T 2017 का T1 से कोई ना कोई नाता है, आपको वो नाता ही ढूंढना है, राइट? तो चलिए कैसे हम इसको अटेम्प्ट करें ये देखते हैं दोस्तों। पहली चीज तो देखो, इस तरह का जब रिलेशन हमें मिलता ना Tn का Tn+1 से, तो इस टर्म को बड़े ध्यान से देखिए आप। अगर ये रिलेशन Tn का Tn+1 से है तो ये ही रिलेशन बच्चों Tn+2 का भी होगा। किससे? Tn+1 से। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट? और अगर अब मैं Tn+1 का ये वैल्यू यहां यूज कर लूं, देखो तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस Tn अपॉन 1 माइनस Tn डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस Tn डिवाइडेड बाय 1 माइनस Tn। ओके, और इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये यहां आ जाएगी टर्म, और ये 1 माइनस Tn इसमें ऐड होगा, आपको मिलेगा 2। ये टर्म यहां आएगी, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और आपको मिलेगा -2 Tn, राइट? 2 कैंसिल आउट हो गया और -1/Tn आपको मिला। यानी हर आने वाला सेकेंड टर्म क्या है, अपने जो पिछले से पिछला टर्म है उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Tn+4 अगर मैं लिखूं तो वो डेफिनेटली होगा -1/Tn+2 के बराबर, क्योंकि इनमें भी 2 का डिफरेंस है। और अगर ये डेफिनेशन वापस यहां यूज कर लें तो ये बन गया Tn। यानी कि बच्चों Tn+4 बराबर है Tn, यानी हर चौथा टर्म सेम है। तो जो T1 है देखो, वो बराबर होगा T5 के, और T5 बराबर होगा किसके? T9 के। और क्या ऐसे करते करते ही इस सीरीज में T 2007 आ जाएंगे भाई? अब ध्यान से देखिए, ये एक AP बन गई ऐसे 4n-3, ये जनरल टर्म हो गया। n का वैल्यू 1 डालोगे 1, 2 डालोगे 5, 3 डालोगे 9। तो क्या इसमें n का कोई ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पर 2017 भी आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। जब 4n का वैल्यू क्या होगा? 2020, यानी कि 505 अगर हम n का वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से T 2007 डेफिनेटली बराबर होगा T1 के। तो आपका आंसर कितना हो गया? ऑल दीज आर इक्वल टू 2017। तो आंसर 2017 ही है। तो ये रिकरिंग रिलेशन कहलाता है। देखिए इस तरह से जब n का n+1 से रिलेशन गिवन हो, इसी रिलेशन को इसी रिलेशन में यूज करके
हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं nth टर्म के बारे में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, अब आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-2। और किस में पता करना है आपको, इन दिस मल्टीप्लीकेशन, x-1 मल्टीप्लाई विद x-2 मल्टीप्लाई विद x-3 अप टू x-n। ओके, तो देखिए कैसे इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कोफिशिएंट के बारे में सोचते हैं। इसको देख के मुझे ये बताओ कि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, दैट इज x पावर n। और वो कब बनेगी, जब आप हर एक ब्रैकेट से एक एक x को लेकर के मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा x पावर n। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे x पावर n-1 वाला टर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक ब्रैकेट से हम x नहीं लेंगे तो इस ब्रैकेट से कोई दूसरी टर्म लेनी पड़ेगी। देखिए जब भी इस तरह से ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट होके जो न्यू टर्म्स बनती है उसके बनने में हर एक ब्रैकेट से एक एक टर्म का योगदान होता है। मतलब हर ब्रैकेट से एक एक टर्म का प्रोडक्ट होने से नई टर्म बनती है, राइट। तो अगर आपने को x पावर n-1 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट से x ले लो, सॉरी x मत लो, बाकी सबसे x ले लो। लेकिन हमें चाहिए x पावर n-2, तो मुझे क्या करना है, दो ब्रैकेट से मैं x को छोड़ के दूसरी टर्म ले लेता हूं, बाकी सबसे x ले लेता हूं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर, सो टर्म विद x पावर n-2 क्या बनेगी, टर्म विद x पावर n-2 दैट इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इन दोनों से ये कांस्टेंट ले लेता हूं, बाकी सबसे x लेता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 × 2 × x पावर n-2। ओके, बट आप सोच सकते हो दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी। ऐसे भी तो हो सकता था कि मैं इसमें से x लेता और इसमें से -3 ले लेता। अब अगर ये जो एरो लगाया हुआ है इन सबको मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या मिलेगा, 1 × 3 x पावर n-2। आई होप आप समझ गए होंगे ना। ऐसे ही आपको 1 × 4 x पावर n-2 भी मिलेगा। फिर जब 1 वाले टर्म खत्म हो जाएंगे लास्ट में, है ना, इस तरह से आपको 1 × n x पावर n-2 मिल जाएगा। फिर हम ये वाले बना सकते हैं, जब 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन हो, 2 3 x पावर n-2, 2 4 x पावर n-2 एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते लास्ट टर्म हम ये बना सकते हैं, जब मैं क्या करूंगा, इसमें से और इसके जस्ट पहले वाले में से कांस्टेंट लूं और बाकी सब में से x ले लूं। तो बच्चों देखो ये कोफिशिएंट क्या आया x पावर n-2 का। तो इसका कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट numbers from set 1 2 3 up to n, है ना, 1 2 3 n। इसमें से दो नंबर लेके जितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो 1 × 2 1 × 3 2 × 3 3 × 4 सब आ जाएगा इसमें। उन सब के प्रोडक्ट का सम जो है वो आएगा इसका कोफिशिएंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ओके, तो यहां है देखो सीखने वाला कॉन्सेप्ट। इधर आ जाओ, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। इसके लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा ये, ऐसे a1 a2 अप टू जैसे मान लो an है और इसका होल स्क्वायर मुझे करना है। तो क्या होता है इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड अप टू an स्क्वायर। हर एक टर्म का इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। और क्या आएगा साथ में आता है प्लस 2 टाइम a1 a2 a1 a3, ऐसे करते करते कहां तक, अप टू an-1 × an। यानी ये क्या है देखो, दिस इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फ्रॉम, इसमें से लिखो टू टर्म्स हमने a1 a2 अप टू an। ओके, तो कभी भी ऐसा होना कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म आपको कैलकुलेट करना, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करें। तो यहां से आप देखिए अगर इस टर्म की वैल्यू निकाली जाए, है ना, तो वो किसके बराबर होगी बच्चों, वो होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस। यानी मैं यहां आ जाता हूं सीधे सीधे। देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, जितने भी एलिमेंट है उन सबका सम का स्क्वायर। फिर माइनस, इस टर्म को उधर ले जाए तो माइनस में क्या आएगा, हर एक
टर्म का इंडिविजुअल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखेगा, है ना, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो ये यहां लगा लिया हमने। अब इसके फॉर्मूले आप सब लोग जानते ही हो, तो इसको मैंने लिख दिया हाफ 1 2 3 अप टू n होता है बच्चों n प्लस 1/2, और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया, माइनस इधर ये हो जाएगा n प्लस 1 to n प्लस 1/6। और आई डोंट थिंक सो कि अब आगे मुझे बताने की जरूरत है, तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सो दिस विल बी योर आंसर। तो सीखने वाला कॉन्सेप्ट है ये। मुझे याद है 2019, हाँ पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ओके, तो चलिए जल्दी से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2k मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2k माइनस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो आपको पता क्या करना है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है आपको पता करना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, नंबर ऑफ k, नंबर्स ऑफ k, ठीक है, कितने k आएंगे। आइए देखिए विचार करते हैं, सोचो ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकती है। पहली बात केस 1, पहला केस कि भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 2x माइनस 2k, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, राइट। और साथ साथ ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे मान लो ये बन गया 3 का स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर, तो दोनों मिला के 12 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो दोनों एक साथ परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 4, ये भी होना चाहिए बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गुणा होंगे तो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा हो गया, सोचो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये नहीं बना, है ना। जैसे मान लो एक तो बन गया 5 का स्क्वायर, दूसरा है 7, तो क्या ये प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो कतई नहीं होगा। तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो आइए देखिए, अब बताइए एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। यानी अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें d1 तो वो 0 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 भी 0 होना चाहिए, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखो, वो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस के 8k। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया देखो, तो यहां से आया k का वैल्यू -2, एंड इधर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2k माइनस 4, दैट मस्ट बी 0। ये k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 यानी ये k माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी k का वैल्यू 8 आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं आई ना, नो कॉमन वैल्यू, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू दोनों में से कोई सी भी हम नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात? देखिए अगर मैं k का वैल्यू -2 ले लूंगा, सोचो अगर मैं k का वैल्यू -2 ले लूंगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। 8 लूंगा तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो दोनों एक साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, यानी इधर से तो कुछ भी नहीं मिला हमको। दूसरा केस और सोच के बताओ जल्दी से, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है? तो दूसरी बात ये कि जितना वैल्यू ये बने, ये और ये दोनों सोचो सेम बन जाए। अगर ऐसा हो कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ जाए तो फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा, दिस इनटू दिस, राइट। तो सेकंड कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 2x और माइनस 2k बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस kx और प्लस 2k माइनस 4k फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, x की हर वैल्यू के लिए। तो ये दोनों सेम होंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये कब होगा? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट। इन सबको एक तरफ कर लो तो इस टर्म को आप उधर ले जाओगे तो k और k ऐड होके बन गया 2kx, और ये प्लस है उधर जाके माइनस 2k, तो 2 टाइम k माइनस 1x, ओके। और साथ में ये है -2k उधर गया तो प्लस 4 टाइम k माइनस 1 बराबर 0।
So you can write k minus 1 into 2 into x plus 2 must be equal to 0. तो ये 0 होना चाहिए x की हर वैल्यू के लिए. अब देखो x की हर वैल्यू पे ये टर्म तो 0 होगी नहीं, तो ये कब 0 हो सकता है? जब k का वैल्यू क्या हो 1. Then it is true for all x belongs to R. तो k का वैल्यू 1 अगर हम ले लेते हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम बन जाएंगे और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी. तो k का वैल्यू भी 1 आ रहा है और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k भी 1 ही हो गया. तो आपका आंसर है बच्चों यहाँ पे 1. तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी. कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है. ओके. और दूसरी बात, दो टर्म का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो उसके लिए हमें कैसे सोचना है. ओके बच्चों, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे, जो कि हमने ली है मैट्रिसेस से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से. प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है. A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A इज नॉन सिंगुलर मतलब A का डिटर्मिनेंट 0 कतई नहीं है. ओके. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5. A का ऑर्डर क्या है भाई? 5/5 की है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर कितना होगा, ये क्वेश्चन है. तो चलिए देखिए कैसे इसको स्टार्ट करें हम. देखो, आई होप ये सबको पता होगा आपको. अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A पावर n का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट A पावर n बराबर ही होते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज होल स्क्वायर. ओके, समझ में आ रही है बात. ओके. अब यहां देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये याद रखिएगा आप. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A है तो A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट. और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर. यानी कोई भी अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका ऑर्डर है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर होती है. उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आता है. अगर मैं इन दोनों बातों को मिला के देखूं बच्चों, तो ये एक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 5. तो इसलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. स्क्वायर करोगे 0 जाएगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस फैक्ट पे बेस्ड था, राइट. तो रिमेंबर दिस फैक्ट, हो सकता है इस साल काम आ जाए आपके. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. ओके. देखो प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ये हमने लिए प्रोबेबिलिटी से और कुछ इस तरह से है. अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ एयरप्लेन पार्ट्स मेक अ सर्टेन इंजन दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी P ऑफ फेलिंग. मतलब इंजन के फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? P. लिख लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द इंजन इज P. तो डेफिनेटली इंजन फेल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 माइनस P. ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग द इंजन. ठीक है, दैट इज 1 माइनस P. Okay, there are two planes fitted with these type of engine. One plane has 3 engine. प्लेन एयरप्लेन 1 और एयरप्लेन 2 ऐसे बोल देते हैं. इसमें कितने इंजन है? 3 इंजन है. और सेकंड वाले में कितने हैं? एंड द प्लेन B हैज 5. तो इसमें है 5 इंजन. ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है. A plane crashes if more than half the engine fitted in it is failed. देखो ये प्लेन कब क्रैश होगा? ये क्रैश कब होगा? जब इसमें या तो 2 इंजन फेल हो, 2 इंजन फेल्स, या फिर 3 इंजन फेल हो. पूरे तीनों के तीनों फेल हो जाए तब तो उसको कोई नहीं बचा सकता क्रैश होने से, है ना. या फिर 2 इंजन फेल हो जाए. अगर 2 इंजन भी काम करते रहे तो ये क्रैश नहीं होगा. सिमिलरली ये कब क्रैश होगा? ये क्रैश होगा जब मोर देन हाफ, यानी कि 3 इंजन फेल हो. 3 इंजन फेल और
4 इंजन फेल और 5 इंजन फेल। अब ये समझ लेना ना, हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। पूरा लिखने का, देखिए लिखने का कोई नंबर नहीं मिलता जेईई एडवांस में, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा को जल्दी से जल्दी लिखना सीखें, ओके। और ऐसा लिखें कि बस आपको समझ में जरूर आए, कि आप उसके लिए आप अपना कोई भी टेक्निक, कोई भी शॉर्ट नोट इस्तेमाल कर सकते हो। भले दुनिया में कोई और ना समझ पाए कि आपने क्या लिखा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और कम से कम लिखना है ना। तो इस तरह से है कुछ। इफ द टू प्लेन मॉडल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग देन द वैल्यू ऑफ पी, ओके। तो कह रहा है कि इसके क्रैश होने की और इसके क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दोनों के क्रैश की प्रोबेबिलिटी निकाल के बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या है, अब ये कब क्रैश होगा, जब 2 इंजन फेल हो। अब बच्चों यहां कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक इवेंट के एन ट्रायल करते हैं, ठीक है, एन ट्रायल करते हैं, और इवेंट के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लो पी है, और पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है क्यू है। मतलब इवेंट, कोई भी इवेंट हो उसको अपने को ऐसे देखना है कि 2 केस बनाने हैं, पास होना और फेल होना, ठीक है। पास होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्यू मान लिया, फेल होने की प्रोबेबिलिटी को पी मान लिया। एन ट्रायल, अब वो कहेगी एन में से एग्जैक्टली आर टाइम, ठीक है, आउट ऑफ एन एग्जैक्टली आर टाइम, एग्जैक्टली आर टाइम्स कुछ भी बोल दे, पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। फेलियर की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम भाई, टोटल एन में से पहले तो एनसीआर रिप्रेजेंट करता है उन केसेस को कि हम एन में से जब हम बोल रहे हैं कि आर टाइम फेल हो, तो वो आर टाइम कौन कौन से हो, इसके भी तो ऑप्शन हो गए कि भाई पहली बार फेल हो, दूसरी बार फेल हो, या पहली बार पास हो जाए, दूसरी या तीसरी बार फेल हो जाए, इस तरह से। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं, एनसीआर। और चूंकि यहाँ जो इवेंट्स हैं दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो उस केस में क्या होगा, हर एक केस में अगर आप जो टोटल एनसीआर केस बने, हर केस में क्या है, आपको आर टाइम फेल होना है, मतलब इवेंट को आर टाइम फेल होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी की पावर आर, और बचे हुए टाइम उसको पास होना तो प्रोबेबिलिटी होगी क्यू माइनस आर। तो इस तरह से ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी काम करती है। यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ भी क्या, इंजन का फेल होना पास होना एक ट्रायल मान सकते हैं हम, ठीक है, और हर इंजन का फेल होना पास होना दूसरे इंजन के से इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट की तरफ बिहेव करेंगे। तो यहाँ टोटल 3 इंजन है, कम से कम 2 फेल होने चाहिए, सो यू कैन राइट 3C2। 3 में से 2 फेल होने के कितने ऑप्शन बनते हैं, 3C2 की कौन कौन सा इंजन फेल हो सकता है, 3 केस बनते हैं। अब उन 3 केस में से हर एक केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 इंजन जो है वो फेल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है p²। एक इंजन सही काम करता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - p, ओके, प्लस तीनों इंजन फेल हो जाए, प्रोबेबिलिटी हो गई p³, ओके। ये बराबर होना चाहिए, इधर आ जाओ, इधर 5 इंजन है, 5 में से 3 फेल हो जाए, 5C3 p³, और 2 इंजन बराबर काम करे तो 1 - p², प्लस 4 इंजन फेल हो जाए तो p⁴ 1 - p, और प्लस पांचों के पांचों फेल हो जाए p⁵। तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर सब टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। देखो ये कितना हो गया बच्चों, 3, और इसको मल्टीप्लाई करो, 3p² - 3p³ 3p³ प्लस p³ इसके और अगर आप फैक्टर कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3p², p-1, p-1 और 2p-1। तो इस तरह से बच्चों p की वैल्यू आएगी 0, 1 और हाफ, ओके। तो ये 3 वैल्यू यहां पे पॉसिबल हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, यानी आज का डिस्कशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 11 to 15 प्रॉब्लम्स, और वो भी दूसरे टॉपिक पे होगी। अभी बेसिकली हम शायद अलजेब्रा के क्वेश्चन ले रहे हैं ना, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दूसरी ब्रांचेस भी इन्वॉल्व होती जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों प्रॉब्लम शीट दी हुई है अप टू 35 क्वेश्चन तक, तो पहले आप उसको डाउनलोड कर ले, सॉल्व कर ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम शीट भी मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 35 से आगे भी, और हम डेली के 5 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईटी जेईई के लिए, राइट, और उनके साथ प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया करो। और बस इसी तरह से तैयारी करते रहिए, और याद रखिए मैथ्स जो है वो पढ़ने का नहीं है सब्जेक्ट, है ना, थोड़ा सा पढ़िए और उसको समझिए। और खास करके जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करिए मैक्सिमम जितना कर सके, है ना, एक्स्ट्रा लोड भी नहीं लेना है।
आप अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ ये 5 प्रॉब्लम जो मैं दे रहा हूँ ये भी सॉल्व करते रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला जेईई एडवांस में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे 11 to 15। टिल देन, गुड बाय।